हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जैक के द्वारा जो हाल ही में मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, बेसिकली सारे सब्जेक्ट के जारी किए जाते हैं। एक एक मॉडल पेपर दिया गया है। तो आज मैं मैथमेटिक्स का आ, पेपर सॉल्व करवाऊँगा, वो भी मात्र ऑब्जेक्टिव। चूँकि अगर मैं सब्जेक्टिव करवाने लगूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, जो कि मेरे पास है नहीं। चूँकि ये पूरा पेपर 3 घंटे का होता है। तो बेसिकली आपको देखना है कि ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से हल करें, ताकि जो मेरा टाइम है वो आगे के लिए बच सके। और ये जो मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे एग्ज़ाम से पहले उनको ये पता रहे कि हमारा जो क्वेश्चंस पेपर है वो किस फॉर्मेट में आने वाला है, ताकि उसको फाइनल एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ वो मैं मोबाइल की हेल्प से करवा रहा हूँ। तो किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत अगर आए तो थोड़ा सा नेगलेक्ट करके चलिएगा। बाकी इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट तक पहुँचा दीजिएगा जो कि इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और हाँ, ये जो क्वेश्चंस पेपर हो सकता है कि ये डायरेक्ट रिपीट करे, या इसी के स्वरूप क्वेश्चंस आएंगे। डेटा हो सकता है चेंज हो जाए। यहाँ जेड स्क्वायर दिख रहा है तो हो सकता है वहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख जाए। 64 की जगह कुछ भी हो सकता है, 81 हो सकता है ना, 49 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये यही रहेगा उसका मॉडल से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया है जेड स्क्वायर माइनस 64। आपको बताना है इसका शून्य क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हो कि शून्य कैसे निकलता है। जिस भी एक्सप्रेशन का शून्यक निकालना होता है उसको हम लोग जीरो के बराबर रख देते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, पहला क्वेश्चन है पी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 64। एक तो तरीका ये है कि आप जेड के जगह पे कौन सा ऐसा नंबर लें ताकि पूरे एक्सप्रेशन का मान शून्य हो जाए। अगर हम पहला ही ऑप्शन उठाएं ए बराबर प्लस माइनस 8, या तो आप 8 रख लो जेड के पास, या माइनस 8 रख लो। तो 8 अगर रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से 64 जाएगा तो जीरो। तो ठीक है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मेरा ऑप्शन ए होना चाहिए। आगे भी चेक करना है। अगर -8 भी रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो -8 भी रखेंगे तो भी क्या आएगा, 64 आएगा, और 64 में से 64 जाएगा तो जीरो। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को। आप ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शंस में दिए, जैसे मान लेते 4 अगर रखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 में से 64 जाएगा तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। 3 भी रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जेड स्क्वायर बराबर कितना है, जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर हम जीरो रख देते हैं। ठीक है, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 राइट साइड में जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब जेड बराबर क्या होगा, अगर स्क्वायर को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस साइन आता है, और रूट अंडर क्या आ जाएगा, 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, प्लस माइनस 8। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये मिटाते हैं इसको, जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए बिंदुओं P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का दिया हुआ है, और R का दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु X अक्ष को काटता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये X एक्सिस है और ये क्या है, Y एक्सिस है। बोल रहा है एक्स अक्ष पर जो काट रहा है बिंदु, उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। तो देखिए, मान लेते हैं कि
एक्स अक्ष पे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, ये जो मैं ग्रीन ग्रीन दिखा दे रहा एक मान लेते हैं यहाँ बिंदु, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ बहुत सारा है, एक्स अक्ष पे है, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से अगर हम राइट चले या लेफ़्ट चले, या तो इधर चल लो या इधर चल लो। तो अगर हम इधर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय कर रहे हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे है, तो मान लेते हैं यहाँ से एक डिस्टेंस गए, यहाँ से 2 डिस्टेंस गए, आगे 3 डिस्टेंस पे गए। इधर जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है, -1 -2 -3। इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पे अगर कोई बिंदु है, इसका मतलब वहाँ पे उसका बिंदु मतलब उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। एक्स का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप देख लो कि इनमें से जो दिया गया बिंदु है उसमें से किस ऑप्शन में एक्स का मान 0 नहीं है, वही हमारा उत्तर होगा। पहला देख रहे पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। दूसरा तरीके से अगर हम बात करें तो ये भी देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है 0, यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होते। अब इस तरह से चेक कर लो कि वाई कोऑर्डिनेट किनका किनका 0 है। जिसका भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा वो एक्स अक्ष पे होगा, स्थित होगा। तो अब देखो क्यू का जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 है, आर का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, और पी का वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। इसका मतलब ये वाला तो उत्तर होगा नहीं। तो होगा कौन, क्यू और आर दोनों, बोथ उत्तर होगा हमारा, ठीक है, बोथ उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, दो सम परिमेय संख्याओं के बीच, दो सम परिमेय, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया कि वो जो परिमेय लेना है सम परिमेय संख्याओं के बीच, अगर वो इंटीजर बोल देता या होल नंबर बोल देता या नेचुरल नंबर बोल देता तो दिक्कत नहीं था, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन जिस तरह से दिख रहे हैं, दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती, कम से कम। तो दो सम कोई भी ले लो, मान लेते 2 4, तो इसके बीच में एक ही आ सकता है 3, या ले लेते 4 या 6, उसके बीच में एक ही विषम संख्या आ रहा है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अब इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। बोल रहा है दो लगातार कोई भी कंजिक्यूटिव्स 2 ऑड्स नंबर लेना है। 2 ऑड मतलब जैसे मान लेते 3 ले लिए और 5, इसका एचसीएफ क्या होगा, या कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बैरियर नहीं है कि आप 3 5 ही लोगे। हम मान लेते हैं लगातार कोई ले लेते 5 और 7, 1 और 3 ले लो, उसका एचसीएफ क्या आएगा। तो एचसीएफ देख सकते हैं इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। कोई भी ऑड नंबर का एचसीएफ अगर निकालना चाहोगे तो आप हमेशा उत्तर क्या पाओगे, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आगे आगे बढ़ो। 5वां नंबर बोल रहा है कि दो चरों y और z में समीकरण ay प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। आप सिर्फ इसको देख के ये बताइए, रेड कलर चुनता हूँ, इसको देखकर ये बताइए कि इसमें कितना इक्वेशन दिया गया है। तो अगर जितना बराबर है, ठीक है, जितना बराबर है उतना इक्वेशन होता है। इसका मतलब इसमें केवल और केवल कितना इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो दिया गया है वो लाइन का इक्वेशन है। और आपको क्या पूछ रहा है पता है, एक लाइन पे आप बता दो इस लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, अधिकतम हल मतलब उस लाइन पे कितने पॉइंट है। तो हम बता सकते हैं यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है, हर जगह पे पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है हर जगह पे। तो कितने को सॉल्यूशन है इस लाइन पे, तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या एक होगा, नहीं। दो होगा, नहीं। अनगिनत, हाँ, इन्फिनाइट होगा। बेसिकली एक लाइन पे कितने सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। एक लाइन अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। जब भी आपको पूछे कि एक लाइन पे कितने पॉइंट आ सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे ऐसा आ जाए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, एक लाइन है। और एक लाइन पे अगर कोई पूछेगा कि अधिकतम कितना हल हो सकता है, अधिकतम हल का मतलब इस पे कितने बिंदु आ सकते हैं। तो एक लाइन पे तो अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। व्हाट आर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसका केवल और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, जो लाइन एक दूसरे को कट कर दे, यानी कि ये दोनों लाइन किस पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो जितने पॉइंट पे कट करते हैं उतना ही सॉल्यूशन होता है। तो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा। एक के अलावा तो हो नहीं सकता, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 0 भी नहीं हो सकता है। तो कम से कम एक हल होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट लाइन, पैरेलल लाइन। अगर मान लेते हैं पैरेलल लाइन लेते हैं, ये दोनों पैरेलल है, बताओ ये दोनों लाइन कहीं कट कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, यानी इसका 0 सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला लाइन है समपाती, कंसिस्टेंट लाइन। समपाती मतलब एक लाइन ये है, उसी पे एक और लाइन आ जाए, मान लेते हैं एक और लाइन लेते हैं इसी लाइन पे, 2 लाइन, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। दोनों समपाती हैं एक ही पे, तो समपाती रेखा का अनंत सॉल्यूशन होता है, अनंत है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब जिनका केवल और केवल एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर अब देख के बताओ कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल्य है। इसका रूट्स पूछ रहा है कि कितना रूट्स होगा, का मूल्य है, यानी कि रूट्स पूछ रहा है कि इसका कौन कौन सा मूल्य हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसका मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है मूल्य निकालने का। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप बैठा के निकाल सकते हो। तो अगर मैं b की बात करूँ तो यहाँ पे b का वैल्यू कौन सा है, जो x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट कितना, -5, यानी b के जगह पे क्या बैठाना पड़ेगा हमको, -5। तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब -5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4ac जगह नहीं हो रहा है ना, 4a का जगह बताओ, a की जगह पे क्या आएगा, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 4 इंटू 1, सॉरी जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस b का वैल्यू कितना था, -5 प्लस माइनस रूट अंडर b² -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2a, a का मान कितना 1 है। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे कितना 2। तो अब 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 प्लस माइनस 1 बट्टा 2। तो एक अल्फ़ा होता है, 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, एक प्लस में और एक माइनस में ले लो। 5 और 1 6, अगर प्लस लेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, 5 और 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और बीटा का वैल्यू क्या होगा, एक माइनस ले लो, 5 में से एक जाएगा 4, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 2 रूट्स कौन कौन से आ गए, 3 और 2, 3 और 2। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 और 2। ठीक है, और मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, एक और शॉर्टकट इसका बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन था, एक और शॉर्टकट्स क्या होगा, ये तो हो गया पूरा बेसिक्स सॉल्व करने का। तो 3 और 2 बी में भी और सी में, यानी बोथ इसका करेक्ट उत्तर होगा, बी और सी। दूसरा तरीका ये है कि जो ऑप्शंस दिए गए उसको आप उस क्वेश्चंस में रख के देखो, अगर सेटिस्फाई हो जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाता है तो समझो उसका रूट्स है। जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन ए 0 है, तो 0 एक्स के जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 बराबर 0। देखो इधर तो ये पूरा 0 हो गया और इधर 6 और इधर 0, क्या 6 और 0 बराबर आ गया, नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसी तरह से चेक करेंगे बी, अगर बी की जगह बी में कितना है 3, एक्स की जगह 3 रख लो, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा,
3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3, एक सेकेंड, 5 गुने 3 और प्लस कितना 6, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 15 और प्लस 6, तो 9 और 6 15, 15 में से 15 जाएगा 0, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब बी मेरा उत्तर हो सकता है। बी क्या, बी तो होगा ही, 0 आ रहा है। अब आगे सी नंबर देखो, सी में कितना 2, एक्स के जगह पे 2 रख लो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 और प्लस कितना 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 में से 10 जाएगा 0, यानी ये भी उत्तर है। इसका मतलब बी और सी दोनों उत्तर आ रहा है। तो आप वहाँ पे इस तरह से चेक करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टकट, और इस तरह से जल्दी ही आ जाएगा। हमें समझाने में टाइम लग रहा है, वरना आपको नहीं लगता, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चंस देखिए, बोल रहा है अगला कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांकों, क्या है, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202। देखिए फिर उसी तरह से ऑप्शन से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन उठाओ, उसका स्क्वायर करके देख लो, उसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के देख लो 202 आ रहा है कि नहीं। आप अगर पहला ऑप्शन उठाएंगे, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब यहाँ पे बोल रहा 2 तो लेना है, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर का सम जोड़ के कितना आना चाहिए 202। हम अगर केवल अगर 15 ही ले लेते, 15 का स्क्वायर 225, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। बी नंबर देखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 11 का 121, तो जोड़ो, 1 और 1 2, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 1 और 1 2, क्या हो गया ये, एक सेकेंड, एक सेकेंड चल रहा है, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 2, तो 202 आ गया, 202 यानी बी उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऑप्शन से ही करना है। अगला एपी का क्वेश्चन से बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एपी, मतलब कौन सा ऐसा सीरीज है जो एपी में नहीं है। तो आपको पता है एपी में होता कौन है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, मतलब सेम चीज़ बढ़ना चाहिए। 2 यहाँ बढ़ा, 2 से 4 हुआ तो 2 बढ़ा, 4 से 6 हुआ 2 बढ़ा, 6 से 8 हुआ तो 2 बढ़ा, इसका मतलब ये एपी में है, पहला है। दूसरा देखो, दूसरा में 1 से 9 हुआ कितना बढ़ा 8, फिर 9 से 17 हुआ फिर 8, फिर 17 से 25 हुआ फिर 8, यानी सेम बढ़ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ भी क्या है सेम है। तो ये तो नहीं होगा। बोला कौन एपी में नहीं है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो वही होगा। अगर डी वाला चेक करें तो कितना बढ़ा, पहला में 3 बढ़ रहा है, 4 से 9 हुआ 5 बढ़ गया, देखो 3 बढ़ रहा है कभी 5 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आगे चेक करना नहीं है, ठीक है। यही उत्तर है डी नंबर, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, 3 5 ऐसे आ रहा है। आगे अगला चलते, अगला है एक एपी दिया है, उसका बोल रहा है कि 28वां टर्म क्या होगा, 28वां टर्म यानी 28वें पद का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट टर्म बताओ कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है डी बराबर कितना कितना बढ़ रहा है, 1 से 4 3 बढ़ा, 4 से 7 3 बढ़ा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालने फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है, सेकेंड वाला टर्म में पहले वाला टर्म घटा देते A2 माइनस A1, ऐसा भी होता है, या A3 माइनस A2 कर लो, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। खाली देख लो कि आप कितना कितना बढ़ रहा है, वही है कॉमन डिफरेंस। हमें पूछ रहा है 28वां टर्म, तो 28वां टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये 28वां टर्म कैसे निकलेगा, हमें पूछ रहा है A28, तो इसका शॉर्टकट होता है डायरेक्ट A प्लस 27D, या चाहे तो आप an का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस वही किया मैंने यहाँ पे। a का मान कितना है 1 प्लस 27 इंटू डी का मान कितना है 3 है, तो 27 दिया 81 और 1 कितना हो जाएगा 82, तो 82 मेरा क्या होगा करेक्ट उत्तर होगा इसका, ठीक है। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, 82 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे
ये देखिए, ये इस पे सवाल तो आना तय है, ये मान के चल लो आप। 11 नंबर जो दिख रहा है इस पे सवाल बिल्कुल 100% तय है कि आएगा ही आएगा। बोला दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 81 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन से कर लो, जिन ऑप्शंस का स्क्वायर करने पे वो आ जाए 16 81 वही उत्तर है। क्या 2 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा? नहीं। 3 का करेंगे तो आएगा? नहीं। 4 का करेंगे तो हाँ आ सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म है। ठीक है, आगे बोर्ड एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बताना पड़ेगा। सम चतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस मान लेते हैं, ये है, सॉरी ये सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये ये ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 6 and 8। फर्स्ट डायगोनल्स ये रहा, ये फर्स्ट, सॉरी यार एक सेकेंड, बड़ा बनाता हूँ इसको, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। रोम्बस होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, ए, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल कितना है? 12 है, और ये कितना है? 12, और सेकेंड डायगोनल कितना है? सेकेंड वाला है 16। आपको पता है कि इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं और वो भी बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट यानी ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये, यानी ये पूरा अगर 12 है तो ये हो जाएगा 6 और ये 6, ठीक है। ये पूरा अगर 16 है तो ये हो जाएगा 8, ये 8, ठीक है। आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। कहीं भी निकाल लो, ये 6 ये 8 तो ये 10, यानी इसका उत्तर क्या होगा? 10। 6 8 10, 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है जिस प्रकार 3 4 5 होता है वैसे ही, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? तो अगर मान लेते, ये तो बहुत सिंपल है, मान लेते हैं एक ये हो गया वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन इसका क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। वाई तो देखिए एक्स अक्ष पे है तो वाई का मान तो 0 होगा, फिर से वही बात है, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? 0। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वाई एक्सिस का मान 0। पहला नंबर देखो, एक्स अक्ष वाई अक्ष से 8 इकाई, हाँ देखो फिगर से मैं बताता हूँ, ये है, ये वाई एक्सिस है। बॉर्डर वाई एक्सिस से कितना दूरी पे? इससे 8 इकाई दूरी पे, मान लेते हैं यहाँ कोई लाइन है यहाँ पे, तो बताओ ये जो लेंथ है ये तो एक्स वाला है, तो एक्स में कुछ ना कुछ चला है, वो कितना दूर चला है? 8 चल रहा है। वाई में कुछ नहीं गया है, तो वाई का क्या हो जाएगा? 0। 8,0 8,0 इसका क्या होगा? करेक्ट उत्तर 8,0, पहला ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ट्रिगो का है, कॉस ए बराबर 3/5, तो सेक ए क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो जस्ट उसका उल्टा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3/5 है तो 5/3, ऑप्शन नंबर सी। आगे
अगला है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ समझ में ना हो तो साइन कोस में बदल दो, साइन कोस में बदलने पे ये तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, तो कॉस को हम सी लिखते शॉर्ट में, प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इनटू अलग ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन, छोटा सा एस लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा कॉस आएगा, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एस और इंटू 1 माइनस एस, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी और ए माइनस बी ऊपर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा नीचे कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नीचे कॉस है, ऊपर 2 कॉस से एक चला जाएगा तो केवल क्या बचेगा सी, यानी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा सिर्फ और सिर्फ कॉस है, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर कोट ए इक्वल टू 1 है तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा हो, ठीक है, ए की जगह कुछ भी आ सकता है, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी, एंगल है ये, ठीक है, ये एंगल है, टेन थीटा हो या कॉट थीटा हो, दोनों का मान 1 कब होता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ही 1 होता है। इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, इसमें तो सॉल्व करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। आगे है जब 18 नंबर, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, मान लेते खंभा है, ठीक है, एक सेकेंड, ये खंभा है, इसका परछाई मान लेते ये है, और एक सेकेंड इसको रेड कलर से बना देते हैं, ये परछाई है, ये दोनों बता रहा है इक्वल है, ये दोनों बता रहा है, अरे ये दोनों क्या है इक्वल है, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है। तो सूर्य का यूनियन कोण बताना है, मान लेते हैं यहाँ हमारा सूर्य है, ये वाला सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये सूर्य था, यहाँ वाला एंगल बताना है ये, तो क्या होगा मान लेते ये लेंथ हमारा क्या है x है, तो ये भी क्या होगा x, चूँकि दोनों बता रहा है कि जितना खंबा ऊंचा है उतना ही इसका परछाई बन रहा है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है x, आधार कौन सा है नीचे x है, x से x कैंसिल, यानी 1 आ गया। और टेन थीटा का मान 1 कब होता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या होगा इसका उत्तर होगा। जब भी आपको दिख जाए कि छाया और उसका ऊंचाई बराबर हो तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर नहीं मतलब 45 डिग्री मारना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। तो आप सभी को पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर नहीं पता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, चतुर्भुज में कितने साइड्स होते हैं 4, तो यहाँ n की जगह पे कितना बैठा देंगे 4, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 का 180 गुना 360। फॉर्मूला बहुत जरूरी याद रखना, हो सकता है पंचभुज आ जाए, हो सकता है त्रिभुज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर बोल रहा है एक डेसिमल में नंबर है 111, तो बताना है कि ये क्या होल नंबर है या नेचुरल नंबर है कि रेशनल नंबर है या इनमें से सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं ये तो होल नंबर डेफिनेटली है। होल नंबर मतलब जो कंप्लीट होता है, जो नंबर कंप्लीट है अपने आप में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ए भी होगा। बी क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 से 100 तक ही नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अनगिनत है, ठीक है, गिनते रहो। परिमेय संख्या है, डेफिनेटली परिमेय संख्या है, क्योंकि 111 को लिख सकते हैं 111/1,
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा, तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी उत्तर। और ध्यान रखना है, मैथ्स को छोड़ के अगर किसी भी ऑप्शन में इनमें से सभी दिखे तो 99% केस में वो सही ही होता है। तो ये एक तरह से तुक्का बोलो या मतलब जो भी बोलो वो सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे 21 नंबर, थोड़ा किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और निम्न में से तीसरी भुजा का माप क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तीसरा भुजा का माप क्या हो सकता है। तो देखते, हमें पता है कि एक मान लेते ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये मान लेते ये है, इसका इस लेंथ का माप दिया है, मान लेते ये B और ये C, दो भुजा का सम, कोई भी दो भुजा का सम A और B, तीसरा से क्या होता है, बड़ा, और उसका उल्टा बोले तो दो भुजा का सम, दो भुजा का डिफरेंस जो होता है तीसरा से छोटा होता है। दो भुजा का डिफरेंस तीसरा से छोटा है, या दो भुजा का डिफरेंस जो होता है वही तो है। देखो, दो भुजा का डिफरेंस इससे तो छोटा है, C इसके मतलब C बड़ा है, ये केस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार ये दोनों को जोड़ लो, इसको मिटाते हैं, दो भुजा का सम, ये दोनों को जोड़ो, 4 और 7 कितना होता है, 7 + 4, इससे क्या होगा, दो भुजा, तीसरा जो भुजा होगा इससे क्या होगा, दो भुजा का सम तीसरा से क्या होता है, बड़ा, तो तीसरा साइड मान लेते हैं x है, लेकिन इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस जो होगा तीसरा से छोटा होगा, तो 7 - 4, 7 और 4 11, ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 3 और 11 के बीच में जो जो नंबर आएंगे वो सब होंगे। तो 3 और 11 के बीच में कौन कौन आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, लेकिन 10 ऑप्शन में नहीं है। 12 आ सकता है, 3 और 11 के बीच में नहीं, इसलिए इसका उत्तर 6 और 8 दोनों होगा, 6 और 8 दोनों होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, A एंड B बोथ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। जब आप एक डाइस को एक बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस क्या होता है, जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आएगा नहीं, 8 भी नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, NS = 6। उसमें से बोल रहा है कि सम संख्या आए उसकी क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या कौन कौन सा है इसमें सम संख्या है, एक 2, 4 और एक 6, तो ये 3 ही आ सकते हैं। तो NE बराबर कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, NE = 3। आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, P = NE/NS, NE/NS, नीचे तो हमेशा टोटल होता है, तो टोटल कितना है 6, उसमें से इवन नंबर कितने आ सकते हैं, 3, कट जाएगा ये कितने बार में, 1/2। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2, 1/2 किस ऑप्शन में, बी में, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बोल रहा है, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर हैपनिंग इवेंट। आपको पता होगा कि एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है अनश्योर। श्योर, तो श्योर मतलब क्या है, जिसका घटना होना निश्चित है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी पेन को ऊपर फेंकेंगे तो उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी 100% है कि वो नीचे ही आएगा। तो ये घटना क्या है, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका चांस कितना है, उसका 100% चांस है कि वो नीचे ही आएगा। कोई भी सामान को ऊपर फेंको, ठीक है, तो वो हमेशा ही नीचे आएगा। ऐसी घटना को बोलते हैं श्योर इवेंट, जिसमें हम श्योर होते हैं। तो वैसे केस में प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 100%। 100% मतलब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 कट जाएगा, नहीं 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। और अनश्योर होगा,
अनश्योर मतलब जो घटना घट ही नहीं सकता है, निश्चित है कि नहीं घटेगा, तो उसका उत्तर क्या होगा? 0। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इस वर्ष मैट्रिक ना होने की संभावना कितना है, तो आपको पता है कि श्योर है कि ये घटना होगा ही, तो मैट्रिक ना आने को सवाल ही नहीं बनता, मतलब मैट्रिक ना होने की संभावना ही नहीं बनता है, मैट्रिक तो होगा ही होगा। तो हमने पूछा कि मैट्रिक ना होने की संभावना कितना है, तो हमने बोला कि 0% है, 0% है, होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो सकता है उस केस में। बट अभी जो पूछ रहा है श्योर इवेंट, अगर हम बोल देते कि बताओ इस वर्ष मैट्रिक होने की संभावना कितना है, मैट्रिक इस वर्ष होने की संभावना कितना थी? 100% है, सबको पता है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, तो उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी एक होगा। आगे है कि एक पासे को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 3 के गुणक मतलब 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। फिर से वही सवाल है, सबसे पहले एक पासे को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? वही सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, तो एन एस बराबर कितना हो जाएगा? 6। और 3 का मल्टीपल, इवेंट क्या घट रहा है? 3 का मल्टीपल हो, घटना क्या घट रहा है? 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है? एक ये वाला 3 खुद होगा और एक 6 होगा, 2 आ रहा है, तो एन ई बराबर कितना आएगा? नंबर ऑफ इवेंट 2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर एन ई बटा एन एस, एन ई कितना है? 2 और एन एस कितना? टोटल 6, तो कट जाएगा 1/3, तो 1/3 इसका क्या होगा? उत्तर होगा 1/3 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि x+3 3x और 4x+2 समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या होगा? अगर ये खुद ही बोल दिया है कि ये एपी में है, तो एपी में तो इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है, सार और अंतर समान होगा। सार और अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये अगर मान लेते ये 1 है, ये A2 है, सॉरी मिटा रहा हूँ, जो x+3 मान लेते क्या है? A1 है, 3x क्या है? A2 है, और 4x+2 क्या है? A3 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, A2 मतलब 3x माइनस A1 कितना है? x+3, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, 4x+2 और माइनस कितना? 3x। यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से आ रहा है 3x में एक x आएगा तो 2x, और माइनस अंदर होगा तो -3 बराबर 4x में 3x आएगा तो x+2, ये x इधर आएगा तो केवल x, और ये 3 उधर चला जाएगा तो 2 और 3 5, तो x = 5 आएगा, x = 5 है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बोरा यदि 5 6 8 9 और x तथा 13 का माध्य कितना है? 10 है, तो x का मान क्या होगा? माध्य कितना दिया? 10। माध्य क्या होता है? जितना भी डेटा दिया होता है उस सबका सम बटा नंबर ऑफ डेटा जितना है, तो 5 + 6 + 8 + 9 + x और +13, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सबको जोड़ लो, ऊपर वाला, ऊपर कितना होगा? 5 6 11 8 19 19 और 9 28 और 3 31 10 41, 41 + x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा, तो 60 में अगर 41 जाएगा तो कितना बचेगा? 19, तो 19 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन से मोड पूछ रहा है। मोड क्या होता है? जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, मोड फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा है। 2 कितना बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3, दिखा देता हूँ मैं, एक यहाँ 1 2 हो गया, 2 2 हो गया, 3 2
4 और 1 5, सबसे ज़्यादा यही लगता है रिपीट हो रहा है। फिर भी चेक कर लेना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही है, इसलिए तो उत्तर हो जाएगा इसका। बहुलक मतलब जो बहुत बार आ रहा है, जिसका रिपीट होने की संख्या सबसे ज़्यादा हो, तो वही उसका उत्तर होगा। 28 नंबर, माध्यिका क्या होगा? माध्यिका हमेशा क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है। तो सबसे पहले जो भी डेटा दिया गया हो उसको पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा लेना है। इस डेटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद है 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 13 के बाद 13 के बाद 14, 14 के बाद क्या है 15। ठीक है, अब मिडिल वैल्यू कौन सा है? सबसे पहले टोटल कितना यहाँ पे वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मिडिल वैल्यू जो होता है वही होता है मीडियन। तो इधर से 4 हटा दो और इधर से 4 हटा दो, तो मिडिल में कौन आ गया? 11। तो 11 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मीडियन हमेशा मिडिल वैल्यू होता है। ठीक है, वैसे ही इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का n+1/2। अगर नंबर ऑफ डेटा अगर ऑड है तो n+1/2। n कितना था? 9, 9 और 1 10, 10 का आधा कितना होता है? 5, यानी पाँचवा टर्म जो होगा वही उत्तर है। पाँचवा टर्म जो होगा वही उत्तर है। पहला टर्म ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अगर ऐसे नहीं फॉर्मूले से नहीं जाना चाहते तो इसका मतलब है जो मिडिल वैल्यू होगा वही मीडियन होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर। दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी, दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, उनके त्रिज्या की योग से अधिक हो, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? मान लेते हैं हमारे पास दो सर्कल है, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल है, दूसरा सर्कल बनाते हैं ये, इसका सेंटर, इसका सेंटर। ठीक है, बोला दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी, ये दोनों का दूरी ये हो गया, केंद्र का मध्य के बीच की दूरी उनके त्रिज्या के योग से बड़ा है। जाहिर सी बात है, त्रिज्या तो इतना ही दूर होगा। मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या हो गया r1, r1 सिर्फ यहीं तक है, यहाँ से यहाँ तक, और r2 ये मान लेते हैं क्या, r2 यहाँ से यहाँ तक। दोनों को जोड़ेंगे तो इसके केंद्र के बीच की दूरी से छोटा ही होगा, ये और ये दोनों जोड़ेंगे छोटा ही होगा। ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है, ये हल्का सा बड़ा हो जाएगा ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मध्य का जो दूरी है वो तो हमेशा बड़ा रहेगा। जब भी उनकी मध्य की दूरी त्रिज्या के योग से बड़ा हो तो ऐसे केस में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो देखो कितना खींच सकते हैं, खींचते हैं हम। एक तो ऐसे खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, एक ऐसे, 2 हो गया, और 2 के बाद इधर से ये वाला डायगोनली भी खींचा जा सकता है 3, और एक इधर से 4, इधर से 4। ठीक है, 4 हो सकता है, इसका उत्तर क्या है? 4। तो अभी इसका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी आ सकता है कि दो वृत्त दिया है, ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्या के सम के बराबर हो जाए। तो सम के बराबर तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा, बाह्य रूप से एक्सटर्नल टच करेगा तब। जैसे ये अभी मैं खींच के दिखाता हूँ, अरे नहीं टच हो रहा है, मान लो ये टच कर गया, मतलब यहाँ टच है। ठीक है, तो इसका ये और ये, इसका रेडियस और इसका दोनों को जोड़ेंगे तो उनके केंद्र के बीच की दूरी ही होगा। जब दोनों
कि रेडियस का सम उसके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो उस केस में पूछा जा सकता है कि कितना स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है। तो एक ये 2 और एक बीच में 3 होगा, 3 होगा तब 3 होगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्या के सम से बड़ा हो जाए तो 4 होगा। और एक और केस बन सकता है, एक केस बनेगा कौन सा, जब एक वृत्त ये है और एक अंदर में वृत्त बन जाए तो कितना खींचा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही खींचा जा सकता है बाहर, तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है, दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट होता है, सिंपल हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ऐसे बना सकते हैं। देखो कैसे, इसको ऐसे मिटा देते हैं। हालांकि इसका उत्तर तो होगा ये वाला सी नंबर, लेकिन बनाते हैं इसको। गोले का आयतन क्या होता है, 4, पहला गोला मान लेते 4/3 पाई R1 का क्यूब और नीचे 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर है 64/27। 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट ला जाएगा, और क्यूब रूट मतलब घनमूल, तो 64 का घनमूल 8, 4 होगा, 4 × 16 × 64, सॉरी, इसका क्या होगा 4 और इसका 27 का घनमूल 3। तो रेडियस का अनुपात कितना आ गया, 4 और 3। रेडियस का अनुपात आ गया 4 और 3, ठीक है। यानी R1/R2 आ गया 4/3, ठीक है। हमें पूछ रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे इसे, 4 पाई R1 का स्क्वायर, नीचे 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हो जाएगा यहाँ पे R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 कितना है, 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16/9। तो 16/9 इसका क्या होगा करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने पूरा मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव थे मैंने उसको सॉल्व करवाया, ठीक है। अगले वीडियो में मैं साइंस का भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, और आगे में करवा सकता हूँ बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव था इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे उन छात्रों तक जो इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। थैंक यू।